हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्या, कब, कहाँ और कैसे जो वर्ड्स हैं उनका हमारे हिस्ट्री में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, हमारे इतिहास को जानने में ये शब्द किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है और इसमें रशीदा का सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रशीदा क्या सवाल पूछती है। दोस्तों, रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। दोस्तों, रशीदा जो है वो बैठ कर के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अचानक से उसकी निगाह एक हेडलाइन पर पड़ती है, जिसमें लिखा हुआ है कि 100 साल पहले। तो वह सोचने लगती है कि कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ था, ये तो पता लगाया जा सकता है, लेकिन आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले क्या हुआ था, ये कोई कैसे जान सकता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कैसे पता लगाएं। ठीक है, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी उस समय की यादें उसे हो। ठीक है, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह तुम कैसे जान सकते हो, या फिर यह कोई कैसे पता लगा सकता है। दोस्तों, ये ठीक भी है कि कल क्या हुआ था हम रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर किसी से भी जान सकते हैं, और 100 साल पहले क्या हुआ था ये जानने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की यादें अभी भी हो। ठीक है, उस समय की चीज़ें, उस समय का माहौल, हालात अभी भी याद हो, तो हम उनसे चीज़ों को पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज से हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था या फिर बहुत पहले क्या हुआ था, हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है, कैसे पता लगाएं। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जैसे हमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हम क्या जान सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी चीज़ के इतिहास को जानना है तो हम क्या जान सकते हैं उसके बारे में। जैसे अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, आखेटक शिकारियों को बोला जाता है। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। हम इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये सभी, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना अतीत को जानना ही है। ठीक है, एक तरह से। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ है दोस्तों, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, बहुत पहले लोग कहाँ रहते थे। यहाँ लिखा है मानचित्र 1 यानी कि पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो चलिए अब हम नर्मदा नदी का पता लगाते हैं पृष्ठ संख्या 2 में। इसके लिए हम मैप में चले जाते हैं। दोस्तों, ये इंडिया का मैप है और इसमें आप यहाँ बीच में देख सकते हैं कि ये नर्मदा नदी है। हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका नर्मदा नदी। ठीक है, ये यहाँ से शुरू होकर अरब सागर में गिर जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। नर्मदा नदी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है दोस्तों, जो बहुत पहले आसपास के जंगलों से पेड़ पौधों से फल फूल इकट्ठा करके लेकर आते थे और उसको संग्रह करके रखते थे, उसको हम लोग संग्राहक कहते हैं। ठीक है, खाद्य संग्राहक। दोस्तों, उसके बाद लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब हमने जान लिया, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, पत्तों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे।
वे संग्राहक तो थे ही, साथ में आखेट भी करते थे, शिकार भी करते थे। ठीक है, आखेट का मतलब शिकार होता है। तो हमने पता लगा लिया कि ये जो नर्मदा नदी है, यहाँ जो लोग रहा करते थे बहुत पहले, वो किस तरह से जीविका चलाते थे। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि वहाँ जो आसपास के जंगल होते थे, वहाँ से वे लोग खाद्य संग्रह करते थे, इसलिए वे संग्राहक भी थे। और वे आखेटक भी थे, मतलब शिकार भी करते थे जानवरों का और उन्हें खाते भी थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमको देखना है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो चलिए हम देखते हैं कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ पे है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा इंडिया का मैप हो गया। अब यहाँ जो है इस लाइन से उधर आज के डेट में पाकिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे ये है किरथर पहाड़ी और ये है सुलेमान पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था, आरंभ किया था। ठीक है, उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और ये लोग गांवों में रहते थे। ठीक है, तो इस जगह में क्या हुआ था कि बहुत पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया गया। ठीक है, अब भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया गया। अब नेक्स्ट हमें किस जगह को ढूंढना है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये हमारा उत्तर हो गया और ये हमारा पूरब हो गया। तो ये उत्तर और ये पूरब, तो हम इस इलाके में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस इलाके में क्या है, यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और मध्य भारत में हमको क्या ढूंढना है, विंध्य पहाड़ी ढूंढना है। तो ये हमारा हो गया विंध्य पहाड़ी। तो इन दोनों एरिया में क्या हुआ था हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। मतलब ये जो विंध्य पहाड़ी है उसके उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट कहाँ ढूंढना है दोस्तों, मानचित्र पर सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो चलिए हम ढूंढते हैं कि यहाँ पे सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ कहाँ पर है। दोस्तों आप ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया देखते हैं, ये वाला, इसको हम सिंधु घाटी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सिंधु नदी। और यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक है, ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो ये वाला जो इलाका है, यहाँ क्या हुआ कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, जैसे कोई एक बड़ी नदी है, उसमें कोई छोटी नदी आकर के मिल गई, तो वो उस बड़ी नदी की सहायक नदी हो गई। ठीक है, तो दोस्तों इस सिंधु घाटी में, यानी इस सिंधु नदी और सहायक नदियों वाले एरिया में क्या हुआ था, लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। मतलब इन्हीं नदियों के किनारे सबसे पहले जो नगर है ना, वो फले फूले यहाँ पे इन नदियों के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। दोस्तों गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व में हुआ। दोस्तों यहाँ जो है ना, इस सिंधु नदी वाले इलाके में यहाँ बहुत पहले आरंभिक नगरों का उदय हुआ, ये लगभग 4700 वर्ष पूर्व में। और गंगा नदी, मतलब इस इलाके में नगरों का उदय, गंगा नदी ये वाला इलाका है। ठीक है, तो इस इलाके में नगरों का उदय बाद में हुआ, लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ गंगा नदी वाले इलाके में नगरों का उदय। ठीक है, यहाँ पे देखिए गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो चलिए हम फिर से मैप में जाते हैं, इस बार हम दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं पिंक कलर। यहाँ पे हम गंगा नदी यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये हो गया आपका गंगा नदी। ठीक है, और ये हो गया आपका सोन नदी। ये गंगा नदी यहाँ से इधर जाते हुए चली जाएगी और गिर जाएगी बे ऑफ बंगाल में। और ये सोन नदी
यहाँ से निकल करके मिल जाएगी गंगा नदी में। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है हम बुक में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मतलब इस नदी के किनारे वाला जो इलाका है, इस गंगा नदी के आसपास का जो इलाका है, प्राचीन काल में आज से बहुत पहले ये मगध के नाम से जाना जाता था। और इस मगध की क्या विशेषता थी? इसके शासक जो थे वो बहुत शक्तिशाली हुए और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। ठीक है, देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे बड़ा राज्य बना वो यहीं पे बना था गंगा नदी के किनारे, और उसका नाम मगध था। ठीक है, उसके बाद और भी कई ऐसे राज्य हुए जो बाद में यानी कालांतर में राज्य के रूप में उभरे, बड़े बड़े साम्राज्य के रूप में उभरे। ठीक है, लेकिन आज से बहुत पहले गंगा नदी के किनारे मगध नाम का एक साम्राज्य हुआ करता था, जिसके शासक जो थे वो बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। दोस्तों, हम उपमहाद्वीप किसको बोलेंगे? ये हमारा भारत का इलाका है, ये भारत वाला एरिया है। ठीक है, और ये भारत और उत्तर पश्चिम में कुछ देश हैं, राज्य हैं। ठीक है, और उससे भी अगर और आगे हम जाएं तो कुछ ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इधर हम देखेंगे कि पहाड़ी है, इधर 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 पहाड़ी है, यहाँ पे हमारा हिमालय है। ठीक है, इस तरह से हिमालय है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे समुद्र है और इधर भी हमारा समुद्र है। ठीक है, तो ये भौगोलिक परिस्थिति जो है ना, ये भारत को एक अलग रूप देता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी कई सारे देश हैं। ठीक है, तो हम इसको एक अलग महाद्वीप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक अलग महाद्वीप नहीं है, तो इसको हम कहते हैं उपमहाद्वीप। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको उपमहाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसकी भौगोलिक संरचना के अनुसार इसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो जब भी भारतीय उपमहाद्वीप की बात आए तो उसमें आज का पाकिस्तान भी आ जाएगा, उसके बाद अफगानिस्तान भी आ जाएगा। ठीक है, जो इस भौगोलिक एरिया में बंधा हुआ है, ये सभी उपमहाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जो कभी भारत का ही हिस्सा था लेकिन आज अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है वो हम देखते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। मतलब उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्से में लोग यात्रा भी करते थे। ऐसा नहीं कि कोई अगर ऊपर वाले इलाके में है तो सिर्फ ऊपर वाले इलाके में ही रहता था, ऐसा नहीं है। यात्रा भी लोग करते थे और यात्रा में बहुत जोखिम भी आता था। जैसे हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों को पार करना पड़ता था, पहाड़ियों को पार करना पड़ता था, बीच में अगर रेगिस्तान आ गया, नदियां आ गई तो इसको भी पार करना पड़ता था, जो कि बहुत जोखिम भरा होता था। ठीक है, फिर भी ये यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं थी। फिर भी ये चीजें असंभव नहीं थी तो लोग यात्रा करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। कभी कभी काम की खोज में लोग निकलते थे एक जगह से दूसरे जगह। कभी कभी मान लीजिए भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो भी लोगों को अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता था। ठीक है, क्या होता था कि कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी क्या होता था कि एक राज्य की सेना दूसरे राज्य को जीतने के लिए वहां पे जाती थी, युद्ध करने के लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो कभी कभी व्यापारी लोग थे, वे भी व्यापार करने जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। मतलब धार्मिक गुरु जो थे वो लोग शिक्षा देने के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। ठीक है,
कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। कुछ लोग नए नए जगह को खोजना चाहते थे, नया नया जगह एक्सप्लोर करना चाहते थे, इसलिए भी लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करना चाहते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। मतलब अलग अलग जगह में जो लोग रहते थे, अपनी परिस्थितियों, अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उनकी संस्कृतियां अलग अलग थी, उनके रीति रिवाज अलग अलग थे, उनके पहनावे अलग अलग थे। ठीक है, तो लोग जब यात्रा करते थे ना, तो इन सभी परंपराओं का मिश्रण हो जाता था। मतलब कोई अलग संस्कृति वाला, कोई अलग संस्कृति वाला, दोनों एक जगह रह रहे हैं, तो उनकी संस्कृतियों का मिश्रण हो जाता था। ठीक है, लोग एक दूसरे के विचारों को जानने लगते थे और इसी से धीरे 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 करके विचारों का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ और सांस्कृतिक परिस्थितियां बदल गई पूरे के पूरे उपमहाद्वीप के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम बाद में जानेंगे, लेकिन अभी हम बस इतना जानते हैं कि लोग यात्रा करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, विचारों का आदान प्रदान भी होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग यात्राएं क्यों करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को भी पार कर सके। ठीक है, उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पे आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ठीक है, वही बात है कि लोगों ने जब यात्रा किया, हालांकि यात्राएं बहुत कठिन होती थी उस समय में, लेकिन भी लोग यात्रा करते थे क्योंकि ये असंभव भी नहीं था। और जब लोगों ने यात्रा किया तो लोग उपमहाद्वीप से बाहर भी गए और बाहर के लोग उपमहाद्वीप में भी आए। ठीक है, और यहाँ बस भी गए और लोगों के विचारों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, लोगों की कला जो थी उनका भी आदान प्रदान हुआ। ठीक है, और यहाँ का जो संस्कृति था, परंपरा था, उसका विकास हुआ। ठीक है, परंपराएं थी वो समृद्ध हुई। ठीक है, संस्कृतियां जो है वो समृद्ध हुई। ठीक है, नेक्स्ट है देश का नाम। तो ये जो भारत देश है उसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। दोस्तों, हम अपने देश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर भारत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये इंडिया आया कहाँ से। तो ये इंडिया जो है ना, वो इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। ठीक है, अपने एटलस में ईरान तथा यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ईरान या यूनान से आने वाले जो लोग थे, जो 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानियों और यूनानियों ने कहा था। मतलब जो 2500 वर्ष पहले ईरान और यूनान से जो लोग भारत आए, तो वो उत्तर पश्चिम में आए। कहाँ पे आए, तो आप इस मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, यह हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम का बीच वाला इलाका ये वाला। ठीक है, ये वाला इलाका। तो यहाँ पे जो लोग आए, ईरानी लोग, ठीक है, वे लोग क्या किए कि इस नदी को, यानी सिंधु नदी को, इंडस जो नदी है उसको इंदोस कहा। ठीक है, और बाद में यही वर्ड जो है इंडिया बन गया। ठीक है, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए किस तरह से है कि सिंधु नदी को उन्होंने क्या कहा, हिंदोस कहा। ठीक है, हिंदोस अथवा इंदोस कहा, और नदी के इस पार जो एरिया है उसको वे लोग इंडिया कहते थे, और यहाँ जो लोग रहते थे उनको भारत कहा जाता था। ठीक है,
तो फिर यही वर्ड्स बाद में जाकर के इंडिया और भारत बने, जो हम आज अपने देश के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों ये वाला जो इलाका है उत्तर पश्चिम, यहाँ पे ईरानी और यूनानी लोग आए, और ये जो नदी है सिंधु नदी, ये वाला जो नदी है, इसको उन्होंने इंदोस या फिर हिंदोस कहा। ठीक है, उसके बाद इस नदी के इस पार जो एरिया है, ये जो भूमि है, उसको उन्होंने इंडिया कहा। ठीक है, और इस एरिया में जो लोग रहा करते थे उनको उन्होंने भारत कहा था। ठीक है, धीरे धीरे ये चीजें प्रचलित हो गई और आज हम अपने देश को भारत या फिर इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे इसमें कहा जाता है कि इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। मतलब ये जो समूह था जिसको उन्होंने भारत कहा, वो ऋग्वेद में भी भारत कहा गया है इसको। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ऋग्वेद क्या है, तो एक ग्रंथ है जो कि लगभग 3500 वर्ष पुराना है, आज से 3000 वर्ष पुराना है। ठीक है दोस्तों, अतीत के बारे में हम कैसे जाने। ठीक है, अतीत के बारे में हम कैसे जाने, यहाँ एक ये पॉइंट दिया हुआ है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। दोस्तों ये देखिए, ये ताड़ के पत्ते पे लिखा गया एक पांडुलिपि है। हाथ से लिखा जाने वाला कोई भी चीज उसको हम पांडुलिपि कहते थे। ठीक है, तो ये ताड़ के पत्ते पे लिखा गया है, इसलिए इसको हम पांडुलिपि कहते हैं। इसका फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त होती है। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। दोस्तों मैंने अभी बताया कि हाथ से लिखा हुआ कोई भी चीज क्या है, पांडुलिपि है। ये पुस्तकें पांडुलिपि है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन वर्ड मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, उससे निकला है। तो ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरह से भोजपत्र पर लिखी जाती है। ताड़ के पत्ते पे लिखा जाता था, नहीं तो फिर भोजपत्र पे लिखा जाता था। मतलब भुर्ज नाम का जो पेड़ है उसकी छाल से जो भोजपत्र बनाया जाता था उस पे लिखा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से पुस्तकें बनाई जाती थी। तो इन पुस्तकों को भी पढ़ा जा सकता है इतिहास के बारे में जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ा ने खा लिया है, तो कुछ नष्ट कर दी गई है। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा है, इन पांडुलिपियों में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। ठीक है, हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। दोस्तों इन पांडुलिपियों के अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। ठीक है, ये भी लिखे गए हैं, और इनमें से बहुत सारे संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं हमको, जबकि बहुत सारे प्राकृत में भी हैं और तमिल में भी हैं। ठीक है, प्राकृत भाषा वो भाषा है जिसका प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, तो प्राकृत भाषा में भी बहुत सारे साहित्य मिले हैं हमको। दोस्तों इन साहित्यिक स्रोतों से भी हमें इतिहास की बहुत सारी चीजें जानकारी में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा गया है कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। ठीक है दोस्तों, पांडुलिपियों के अतिरिक्त हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं इतिहास को जानने के लिए। कभी कभी बहुत सारे शासक क्या करते थे कि कठोर सतह पर कुछ लिखवाते थे अपने आदेशों को, और अपनी जो सूचनाएं देते थे जो वो अपने साम्राज्य में, राज्य में, तो उनको वे अभिलेखों में लिखवाते थे। ठीक है, मतलब कठोर सतह पे लिखवाते थे, तो उनको हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण
उत्कीर्ण करवाया है। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। मतलब शासक लोग जो थे वो अपनी लड़ाइयों के विजय का लेखा जोखा रखा करते थे इन अभिलेखों में। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। मतलब इस तरह की चीजों का जो खोज करता है और इन स्रोतों को अध्ययन करता है उसको हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं और इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती है। ठीक है, ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। उनको ये खोजते हैं, तो इन सब को खोजने वालों को इंग्लिश में कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं पुरातत्वविद। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक प्राचीन नगर से हमको मिला है ये पात्र। ठीक है, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व हुआ होता था। मतलब आज से लगभग 4000 वर्ष पहले इनका उपयोग होता था। और एक पुराना चांदी का सिक्का हम लोग को मिला है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है, हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, वो आपसे सवाल है। ठीक है, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। ठीक है, वो ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? क्या कपड़ों के भी अवशेष मिलते होंगे पुरातत्वविदों को? ये सोचना है। ठीक है, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जो इन स्रोतों को खोजता है खुदाई करके, तो उनको तो हम क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इन स्रोतों का अध्ययन करता है और एक कहानी रचता है उसको हम इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? देखो, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, तो यहाँ कहा जा रहा है कि इतिहासकार या फिर पुरातत्वविद वो वे जासूस हैं। ठीक है, वे जासूस हैं जो इतिहास खुदाई करके जो उनको स्रोत मिलता है, सबूत मिलते हैं, उनसे वो कहानी को रचने का प्रयास करते हैं। जैसे जासूस जो होते हैं वे क्या करते हैं कि वे स्रोत को खोजते हैं, पहले सबूत खोजते हैं और उन सबूतों के आधार से पूरे कहानी को फिर से फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और लास्टली वे कर लेते हैं। तो फिर इतिहासकार भी उनसे कम नहीं है, ये भी एक तरह के जासूस हैं जो खुदाई करके जो चीज़ें इन्हें मिलती है तो उन चीज़ों से ये कहानी को फॉर्म करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अतीत एक या अनेक, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। तो इसमें लिखा है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ इस पुस्तक का शीर्षक जो है वो है हमारे अतीत। ठीक है, तो यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए हमारे अतीत के अलग अलग मायने थे। ठीक है, इसीलिए हम इसको हमारे अतीत कहते हैं। ठीक है, पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था।
जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यापारियों पर और अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है, तो जैसे आज भी नगरों में जो लोग रहते हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर यानी किसानों पर निर्भर रहते हैं, जो गांवों में होते हैं, जो गांव में अनाज उत्पादन करते हैं और उसको शहरों में ले जा कर के बेचते हैं। ठीक है, तो वही अनाज शहरों में आता है और यहाँ जो सेवा क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं उनको वो अनाज मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें पहले भी हुआ करती थी कि पहले भी इसी तरह का कुछ नगर होते थे, कुछ गांव होते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग लेखा जोखा रखते थे तो हम उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं, और जो कृषक होते थे, शिकारी होते थे, मछुआरे होते थे, वे अपने कामों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, तो उनके बारे में हमको ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मालूम है। ठीक है, पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी तक इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। हम उनके बारे में नहीं जानते हैं जो लिख नहीं पाए हैं। ठीक है, लेकिन हम उनके बारे में भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल उनके जीवन के बारे में जानने के लिए भी खोज चल रहा है, और कुछ ऐसे स्रोत जब हमको मिल जाते हैं, चाहे वो साहित्यिक हो या फिर पुरातात्विक, साहित्यिक कम मिलते हैं लेकिन पुरातात्विक स्रोतों से भी उनके जीवन को जाना जा सकता है। ठीक है, तो इससे एक अलग अप्रोच से हिस्ट्री को बनाया जा रहा है, फॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले की जो अप्रोच थी हिस्ट्री को पढ़ने की, हिस्ट्री को बनाने की और हिस्ट्री को लिखने की, तो वो अलग अप्रोच थी, लेकिन अब हम सभी के बारे में जानते हैं। इसीलिए ये जो टॉपिक है हमारे अतीत, जो बुक का नाम है हमारे अतीत, लिखा गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि हम शासक वर्ग के भी और नॉर्मल जो लोग थे, नॉर्मल पीपल थे, सामान्य लोग थे, उनके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है तिथियों का मतलब क्या होता है। अगर तुमसे कोई तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इस तरह का कोई वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा के पहले के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, ईसा मसीह जब जन्मे थे उससे पहले की जो तिथि है, डेट है, उसको हम ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि को हम एनो डोमिनी यानी ईस्वी के नाम से जानते हैं। जैसे आज हम 2023, 2022, 2021 कहते हैं, तो ये ईसा मसीह के बाद का है, इसको हम लोग ईस्वी कहते हैं। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो आज से 4000 वर्ष पहले, यानी कि अगर हम 2000 बिफोर क्राइस्ट कहें, 3000 बिफोर क्राइस्ट कहें, तो ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पहले, तो उसको हम ईस्वी पूर्व कहते हैं। ठीक है, पुस्तकों में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में बीसी यानी हिंदी में ईस्वी पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी एडी या फिर हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है।
ठीक है। कभी कभी एडी की जगह सीई या फिर बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है और तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। तो दोस्तों इन तथ्यों को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर हम बीसी लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं बी सी ई, ठीक है। जब हम इसको बी सी ई लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और ईसा मसीह, ये सब ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीख को बताने के लिए। और अगर हम ईसा मसीह के जन्म के बाद देखें तो हम लिखते हैं ए डी, ठीक है। ए डी का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं बी सी, नहीं, इसको हम बी सी नहीं लिखते हैं, इसको हम ए डी लिखते हैं, ठीक है। इसको हम एनो डोमिनी लिखते हैं और इसको बी सी या फिर बी सी ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं। अगर हमको बीपी कहीं पे मिलता है तो उस बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे एक अन्यत्र दिया हुआ है कि किस तरह से हम लिपियों को पहचानते हैं, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा या फिर इसके लिए हम कोई अलग वीडियो पे बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्रवीण स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलते रहे और आप इसी तरह से एनसीईआरटी का अध्ययन बड़े आसान से सरल भाषा में कर सके, ठीक है। और अगर आप रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखें तो आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और बुक को देखते हुए कंप्लीट होगी और आप चीज़ों को समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अप्रिसिएट कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।